हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी इसमें। जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी में पाचन तंत्र, और इस पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो बेसिकली प्रश्न था और परिभाषा के तौर पर जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 के माध्यम से पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट 1 भी देख लें, ताकि आज का ये वीडियो सेकेंड वीडियो अच्छे तरीके से और भी समझ में आ सके। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक के प्रश्नों को कवर किया था कि मुख में 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, एक दांत और लार। तो लार में हम लोग पढ़े थे कि लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और 3 प्रकार के पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। और दांत के बारे में हम लोग जाने थे कि 4 प्रकार के दांत होता है, और उन चारों दांतों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जाने थे। और साथ ही साथ ये भी देखे थे कि स्वांगीकरण क्या है, अंतःग्रहण क्या है और अवशोषण क्या है, और भी अन्य सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पार्ट 1 के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि भोजन के प्रमुख अवयव मतलब कि भोजन के रूप में हम कौन कौन से खाद्य पदार्थों को लेते हैं और उन खाद्य पदार्थों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे में भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तब भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल, कैल्शियम, लोहा और आयोडीन। तो इस तरह से जो है भोज्य पदार्थों को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से हैं और हम लोग किस प्रकार से याद करें, तो हम लोग चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग इस प्रकार से याद करेंगे। घबरा करके कोई प्रश्न को याद नहीं करना है, एकदम सरल भाषा में याद करना है, ताकि एक बार पढ़ें तो हमें हमेशा के लिए याद रह सके। जैसे में यहाँ बोला गया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एकदम सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब यदि सभी भोज्य पदार्थों में देखा जाए तो सबसे ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर किसी चीज़ का हम सेवन करते हैं, जैसे हम फल भी खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, वसा भी खाते हैं, तो सभी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। इसीलिए बोला गया ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत किसे माना गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को माना गया। अब क्यों माना गया ये भी देखना है। जैसे में धावक लोग या खिलाड़ी लोग, जो एथलेटिक्स लोग होते हैं, वो थक जाने के पश्चात सबसे पहले किसका सेवन करते हैं? और यदि जैसे में क्या होता है, रनिंग करने वाला जो लड़का होता है, जो धावक लोग होते हैं, वो थकने के पश्चात क्या वैसा जो है खा ले ताकि तत्काल में उनको ऊर्जा मिल जाए, तुरंत ऊर्जा मिल जाए। तो तत्काल ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें जो है तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है कि हमें तुरंत जो है खाने के पश्चात ही क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और ही बन सकता है कि तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत, तत्कालिक ऊर्जा का क्या स्रोत? तो प्रश्न बोला जाएगा कि तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट आंसर होगा। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर हम थक गए हैं और अभी तुरंत हमको रनिंग करना है, तो अगर हम चावल या रोटी चाहे किसी प्रकार के अगर हम खाना खाते हैं, घरेलू जो भोजन होता है वो भोजन खा लेते हैं, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति तुरंत नहीं हो सकता है और खाने के बाद जो है हम रनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेने के पश्चात क्या होगा कि हमें फिर से नए ऊर्जा की प्राप्ति होती है और फिर से हम दौड़ लगा सकते हैं। तो तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत भी किसे माना गया? कार्बोहाइड्रेट को। और ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने याद किया। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो हमारा शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो यहाँ से याद रखेंगे ग्लाइकोजन। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जब हम सेवन करते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में किस प्रकार संचित होती है या किस रूप में संचित होती है? तो किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में या स्टार्च के रूप में। ये स्टार्च या ग्लाइकोजन पूछा जाएगा। लेकिन बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में।
तो यहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट से 2 प्रश्न याद किए। सबसे पहले ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। और जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह किस रूप में हमारा शरीर में बना रहता है, तो ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए कैलोरी ऊर्जा क्या है, मतलब शारीरिक ऊर्जा का मापन जो किया जाता है वह कैलोरी के रूप में किया जाता है। शारीरिक ऊर्जा बहुत प्रकार के होते हैं और सभी ऊर्जाओं का मापन अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे मैं यहाँ अगर बोला गया शारीरिक ऊर्जा का, जैसे में 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो हमको कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर यहाँ वसा को हम देखें तो वसा को हम लोग 1 ग्राम वसा खाने से क्या होता है, 1 ग्राम वसा खा लेते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए कंपैरिजन करके प्रश्न पढ़ना है, तो वो अच्छे ढंग से पढ़ते जाना ताकि माइंड में सेटअप रहे। अंडरलाइन तो हम चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, और लिखा गया इसलिए ताकि आप अपनी नज़रों से अच्छे तरीके से देख सकें, और अंडरलाइन जब करें, जब समझाएं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, इसलिए। तो यहाँ देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 ग्राम वसा खाने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो फिर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहते हैं, वसा को क्यों नहीं कहते हैं? मतलब वसा तो ज़्यादा दे रहा है कैलोरी, तो ये होना चाहिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत, लेकिन ये क्यों नहीं है? इसका नहीं होने का प्रमुख वजह क्या है कि यदि हमारे शरीर में वसा का मात्रा अधिक हो जाता है, फैटी बढ़ जाता है, तो वसा का मात्रा अधिक बढ़ जाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो है निगेटिव पॉइंट भी है। अगर 1 ग्राम वसा खाने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है तो प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ इससे क्या होता है, बहुत सारा जो है दिक्कत भी है, निगेटिव पॉइंट भी है। इसलिए इसे ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत माना गया है। दूसरा मुख्य स्रोत क्या हो गया, वसा, और प्रथम मुख्य स्रोत क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से 2 प्रश्न और भी याद कीजिए। 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, और 1 ग्राम वसा खाने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रश्न हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखिए च्युइंगम से क्या प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि देखे हो कि फुटबॉल खिलाड़ी लोग जो होते हैं, या क्रिकेट खिलाड़ी लोग, या बहुत सारे जो खिलाड़ी लोग होते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न खेलों में, वे क्या करते हैं, च्युइंगम का प्रयोग करते हैं खेलते वक्त। च्युइंगम का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप भी च्युइंगम खाए होंगे तो देखे होंगे कि जब च्युइंगम खाते हैं तो वो मीठा लगता है, उसका जो स्टार्टिंग जो है ऊपर का परत रहता है वह मीठा लगता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसका मिठास क्या होता है, गायब हो जाता है। तो च्युइंगम के जो ऊपर जो परत लगा होता है मीठा वाला, वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये मान लेते हैं कि च्युइंगम है, और च्युइंगम के ऊपर जो मीठा मीठा जो परत लगा हुआ रहता है, जो हमें मीठा लगता है चबाने के बाद, और जब ये खत्म हो जाता है तो सिर्फ चबाते रहते हैं। तो च्युइंगम के ऊपर जो रहता है परत, वह किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो है तत्कालिक ऊर्जा का भी क्या है, एक स्रोत है। मतलब हम दौड़ रहे हैं, अगर रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने के पश्चात हमारा शरीर से कुछ ऊर्जा भी लॉस हो रहा है। वही ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है कि तुरंत हमें ऊर्जा एक तरफ से ख़त्म हो तो एक तरफ से जो है उसको बरकरार रखने के लिए बनाए रखे। तो यही च्युइंगम, इसीलिए च्युइंगम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि च्युइंगम के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या करती है, पीछे से क्या होता है, मतलब एक तरह से बैकग्राउंड से क्या होता है, सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखें तो यहाँ से प्रश्न हो गया, च्युइंगम के ऊपर होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। च्युइंगम के ऊपर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खिलाड़ियों को क्या कहता है, ऊर्जा की प्राप्ति करता है, तत्कालिक ऊर्जा का। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों ने प्रश्न क्लियर किया। अब यहाँ से देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से और भी क्या प्रश्न बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना तो यहाँ हम लोग कर लिए, 9.3, अगर हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से फसल या कौन कौन से भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गेहूं में, और
कभी कभी ये भी होता है कि कुछ भोज्य पदार्थों को बनाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो गेहूं से बना हुआ जो सामान आता है, जैसे में हम लोग घरेलू रोटी जो बनाते हैं, ब्रेड रोटी गेहूं का, वो जो उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए चावल की अपेक्षा रोटी जो है ज़्यादा जो है लाभदायक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक स्रोत क्या है, गेहूँ है। और गेहूं के जैसा ही एक होता है क्या, जौ। तो गेहूं, जौ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रसीला फल। रसीला फल में जैसे में बहुत सारे रसीले फल हैं जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बार में हम लोग याद करेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है, गेहूं और जौ। उसके बाद रसीला फल बहुत सारे हैं, तो उन फलों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा शहद, फिर दूध, शहद और दूध। तो यहाँ से याद रखेंगे रसीला फल, शहद और दूध। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन हो गए, गेहूं, जौ और रसीला फल, शहद और दूध। तो इतना हो गया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। और अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारा शरीर में बढ़ जाता है, यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाता है तो वजन फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वजन घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन किसी प्रकार का फैटी का निर्माण नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं होता है शरीर में। लेकिन यही बात वसा में अगर बोला जाए तो वजन भी बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ जाता है वसा के खाने से, और कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसीलिए वसा को ऊर्जा का दूसरा स्रोत माना गया है और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का कैमा स्रोत माना गया है, प्रथम स्रोत माना गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि इसकी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से वजन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और कमी जब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट तो वजन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट घटेगा तो वजन घटेगा, और कुछ नहीं था इसमें। अब देखेंगे हम लोग प्रोटीन की ओर। तो प्रोटीन से हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन और विटामिन में विद्यार्थी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे में बोला जाए कि विटामिन खाने से क्या होता है, विटामिन खाने से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रोटीन खाने से क्या होता है, प्रोटीन खाने से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे में हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन हम लोगों के लिए क्या है, एक शरीर निर्माता के रूप में काम करती है। शरीर निर्माता का मतलब, ये शरीर निर्माता क्या है, जैसे में बचपन से लेकर के हम लोग, बच्चा से लेकर के बड़ा होते हैं, और बहुत सारे बचपन से लेकर के बड़ा होने के दौरान बहुत सारे जो है उत्तक, बहुत सारे कोशिकाओं का जो है टूटना फूटना लगा रहता है, वृद्धि एवं विकास लगा हुआ रहता है। तो इन्हीं कोशिकाओं के बढ़ना, आकार में, भार में परिवर्तन होना, तो इन सब का कारण क्या है, प्रोटीन है। तो यहाँ से चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि प्रोटीन क्या है, जीवों के वृद्धि, विकास तथा उत्तकों की टूट फूट का मरम्मत करने में क्या है, ये सहायक है प्रोटीन। तो यही बात तो हमने अभी बताया कि जैसे में यदि हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाने के दौरान जो है गिर गए, और गिरने के पश्चात यहाँ का टिश्यू जो है चोटिल हो गया, मतलब टिश्यू डैमेज हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो यह हाथ टूट जाने के क्रम में जब इसको बैंडेज किया जाता है, प्लस्तरा किया जाता है, तो क्या होता है कि फिर से वह टिश्यू क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने के क्रम में प्रोटीन का योगदान होता है कि विटामिन का। तो यहाँ से याद रखेंगे कि टिश्यूओं, उत्तक जो होता है, उत्तक और कोशिकाओं का टूट फूट का मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर निर्माता कहते हैं। अगर बचपन से लेकर के धीरे धीरे हमारा शरीर विकास करता है तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, प्रोटीन का है। और यदि हमारा शरीर का कोई कोशिका टूट जाता है, उत्तक टूट जाता है, तो टूट जाने के बाद पुनः फिर जुट जाता है। जैसे में हाथ टूट गया, हाथ टूटने के बाद क्या होता है, फिर जुड़ जाता है। तो जुड़ने में कौन सा सहायक है, प्रोटीन है। तो यही बोला, शरीर को वृद्धि और विकास जो करता है, विकास मतलब वही बोले बचपन से लेकर आज तक के वृद्धि एवं विकास तथा उत्तकों का टूट फूट का क्या करता है, मरम्मत करता है। इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शरीर निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको क्या करना होगा, प्रोटीन खाने से क्या होता है, किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है हमारे शरीर में, किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, हमारा शरीर का विकास करता है। किसी प्रकार का सेल डैमेज हो गया है तो उसको क्या कर जा कर के मरम्मत करता है और वृद्धि करता है शरीर का। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखा प्रोटीन से। तो उत्तकों का टूट फूट का मरम्मत करना, विकास करना, वृद्धि करना,
जीवों में। इतना बात हो गया। शारीरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास करना, तो ये तो बात हम अभी भी बताएं, शारीरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास, तो शारीरिक अंग का ही तो विकास और वृद्धि करेगा। आकार और भार में वृद्धि करना, जैसे में हम ये बात भी अभी बताएं कि बचपन में हम लोग छोटा थे और धीरे धीरे करके बड़ा होते हैं, बड़ा होने के पश्चात हमारा टिश्यू बढ़ता है, सेल बढ़ता है, तो इन सब का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन है। इसीलिए बचपन में हम लोग को प्रोटीन खिलाया जाता है ताकि इसका शारीरिक अच्छे विकास जो है अच्छे तरीके से हो, वृद्धि अच्छे तरीके से हो, और किसी प्रकार का जो अगर सेल डैमेज है, ऊतक डैमेज है, तो उसका मरम्मत किया जाए किसके माध्यम से? प्रोटीन के माध्यम से। तो इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए प्रोटीन को शरीर निर्माता बोला गया। क्या बोला गया? शरीर निर्माता। शरीर निर्माता के नाम से किसे कहा गया है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को क्या कहा गया? शरीर निर्माता कहा गया। अब देखेंगे प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का स्रोत हम जानते हैं कि सोयाबीन है। सोयाबीन कौन नहीं जानते होंगे। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन। ये सोयाबीन नहीं जो बाजार में बिकते हैं 10 रुपया 20 रुपये में, एक सोयाबीन होता है जो पेड़ में फलता है और उसका बीज होता है, तो उस सोयाबीन का बात किया जा रहा है। और यही सोयाबीन भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोया प्रदेश अर्थात सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन करता है कौन? तो मध्य प्रदेश करता है। आप प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन। अगर सोयाबीन के उत्पादन में पूछा जाए कि विश्व में सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश कौन है, तो यूएसए है। अग्रणीय देश क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सोयाबीन का उत्पादन में सबसे आगे है। और भारत में सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन के बाद प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मशरूम हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, मांस, मछली इत्यादि। तो यहाँ तक याद रखिएगा, मशरूम, दलहन और पनीर इत्यादि का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगा। और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा? हमारा शरीर अच्छे ढंग से विकास करेगा, अच्छे ढंग से वृद्धि करेगा, और जो ऊतक जो हमारा मतलब किसी प्रकार से डैमेज हो चुके हैं, वहाँ जा कर के प्रोटीन जो है क्या करता है? इसका मरम्मत करता है और अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से इसको संचालन करता है। तो सोयाबीन के साथ मशरूम, दलहन, पनीर, मांस और मछली इत्यादि को याद रखना है। और अगर प्रोटीन का कमी हो जाएगा हमारा शरीर में, प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होगा? मांसपेशियाँ क्या हो जाएगा? कमज़ोर। ये जो हमारा शरीर में मांसपेशियाँ होता है, मांसपेशी, मांस, वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो ढीला होने के माइंड में ये याद रखना है कि हम अभी पढ़े हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, शरीर से संबंधित ऊतकों का टूट फूट का मरम्मत करना, मांस वगैरह जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो उसको जो सभी तरह से बनाए रखना किसका काम है? प्रोटीन का काम है। तो यहाँ क्या बोला गया? प्रोटीन की कमी से रोग मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना। तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गया, इसका मतलब प्रोटीन का सेवन कम कर रहा है लोग, इसलिए क्या हो गया? मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गया। और साथ ही साथ जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग से जो लड़ने का जो क्षमता होता है हमारा बॉडी का, वह रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाता है? घट जाता है। किसके कमी से? प्रोटीन के कमी से। रोग प्रतिरोध क्षमता, जैसे में अगर हमारा शरीर में किसी प्रकार का वायरस या रोग अटैक करता है, तो यही प्रोटीन जो है उसको शरीर में एंट्री करने नहीं देता है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आ जाएगा। अगर कमी आ जाएगा तो बहुत सारे जो है बीमारी हमारे शरीर को अटैक करेगी, और मांसपेशियाँ क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन भारत में, मध्य प्रदेश में, विश्व में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सोयाबीन का अगर दूसरा स्रोत बोला जाए तो मशरूम हो जाएगा, मशरूम के बाद क्या हो जाएगा? दलहन, और दलहन के बाद पनीर। इसीलिए तो बोला जाता है कि दाल पीने से क्या होता है? प्रोटीन का जो है भरपाई हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे वसा। तो वसा क्या है? हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम वसा खाने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और शारीरिक ऊर्जा का मापन किस यूनिट में करते हैं? तो कैलोरी के माध्यम से करते हैं, कैलोरी के माध्यम से करते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि शारीरिक ऊर्जा का मापन किस विधि से करते हैं? तो कैलोरी के रूप में करते हैं। अब अगर मशीनरी शक्ति का हम लोग मापन करते हैं तो उसका बहुत सारा अलग अलग पैमाना होता है ऊर्जा का, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो शारीरिक ऊर्जा का मापन किस में करते हैं? कैलोरी में। और ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या हो गया? वसा। अब देखिए क्या होता है, ऊँट से अगर प्रश्न पूछा जाए, ऊँट का पीठ पे जो इस प्रकार से उठा हुआ जो भाग है यहाँ, तो इसमें जो है वसा रहता है। क्या रहता है? वसा संचित रहता है। तो यहाँ से अगर बोला जाए कि ऊँट के पीठ पर
ऊँट के पीठ पर जो उठा हुआ भाग है इस तरह से, उसमें क्या रहता है, तो इसमें क्या रहता है, वसा रहता है, वसा। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ऊँट के पीठ पर उठा हुआ भाग में कौन क्या संचित रहता है, तो वसा संचित रहता है। तो यहाँ से हम लोग जाने वसा जो है जल में घुलता नहीं है। वसा को देखे होंगे आप लोग, जैसे में घी घी एक प्रकार के वसीय पदार्थ है, और आप घी को जल में घोल करके देखिएगा तो पता चलेगा कि घी एक तरफ हो गया और जल एक तरफ हो गया, मतलब जल में घी घुलता नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिए कि वसीय पदार्थ या वसा जल में क्या है, घुलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन तथा प्रोटीन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये याद रखना है, बेंजीन और क्या, प्रोटीन। बेंजीन और प्रोटीन में क्या हो गया, वसा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि वसा जल में घुलनशील है या नहीं, तो नहीं। बेंजीन और प्रोटीन में, हाँ, बेंजीन और प्रोटीन में क्या हो जाएगा, वसा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया। वसा को क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा कहते हैं। अब ये संचित ऊर्जा क्या है, जैसे हम अभी बताएं कि ऊँट के पीठ पर जो उठा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा कहते हैं। ऊँट जो है यहाँ जो है कुछ वसा को यहाँ रख के चलता है, और इसे क्या कहते हैं, वसा को संचित ऊर्जा। जैसे में एक प्रश्न और बताना चाहते हैं कि दो व्यक्ति अगर दौड़ना स्टार्ट किया, एक थोड़ा सा मोटा व्यक्ति है और एक पतला व्यक्ति है, दोनों समान डिस्टेंस को समान समय में तय कर लिए, मतलब 1 किलोमीटर का दूरी तय करना था दोनों को। एक मोटा व्यक्ति था और एक पतला व्यक्ति था, दोनों ने सही समय पर एक ही समय में दोनों वहाँ जो है लक्ष्य को प्राप्ति कर लिए। लेकिन वहाँ अब देखा जाएगा कि दोनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन ज़्यादा थक गया है, तो पता चलेगा कि जो पतला व्यक्ति था वो ज़्यादा थक गया और मोटा व्यक्ति कम थका। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पतला व्यक्ति का जो ऊर्जा था वह पूरा समाप्त हो चुका है, अब उसे ऊर्जा लेने की आवश्यकता है। लेकिन मोटा व्यक्ति क्या होता है, मोटा व्यक्ति में वसा जो है जमा हुआ रहता है। मोटा व्यक्ति क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, और उसमें वसीय पदार्थ का मात्रा अधिक रहता है मोटा व्यक्ति में। तो जब पतला व्यक्ति में ऊर्जा समाप्त होता है तो कहीं से फिर दोबारा ऊर्जा मिलने की मतलब संभावना नहीं होती है। लेकिन मोटा व्यक्ति जब थक जाता है तो उसका ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा जो रहता है ना, मतलब वसा जो उसका शरीर में जमा हुआ रहता है, वो वसा से जो है ऊर्जा निकलने लगता है और शरीर को मिलने लगता है। तो मोटा व्यक्ति क्या होता है, थकने के बाद भी वह थकता नहीं है। तो इस प्रकार से वसा को क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा कहेंगे। तो मोटे व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल और वसा जो रहता है हमेशा, और थकने के बाद जो है ऊर्जा जो है, हमारा शरीर अगर थक गया तो थकने के पश्चात जो क्या होता है ना कि जो वसीय पदार्थ है वहाँ से हमको शरीर का ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए पतले व्यक्ति जो है अधिक थक जाते हैं और थकने पश्चात उनको किसी प्रकार की ऊर्जा शरीर से नहीं मिलने लगता है। लेकिन मोटा व्यक्ति को जो है उसका शरीर से ऊर्जा मिलने लगता है, वसीय पदार्थ है। इसलिए वसा को एक प्रकार के हम क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा भी कहेंगे, संचित ऊर्जा। ठीक है। अब वसा का स्रोत, तो वसा का स्रोत तो जानते हैं, दूध और दूध से बना हुआ पदार्थ। जैसे में घी भी तो बनता है दूध से ही, तो घी से पहले दूध को प्राथमिकता देंगे कि वसीय पदार्थ का जो है, वसीय पदार्थ का स्रोत क्या है, तो दूध है। और दूध से बन गया जो भी सामान वो क्या हो जाएगा, वसीय। जैसे में दूध से बन गया घी, तो घी भी क्या हो गया, वसीय पदार्थ हो गया। मछली हो गया, और मूंगफली का तेल, यहाँ से एक प्रश्न याद रखिए कि मूंगफली में एक रोग होता है, मूंगफली में एक रोग जिससे हम लोग कौन सा रोग कहते हैं, टिक्का रोग। पूछ देगा कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली संबंधित है। रानीखेत बीमारी मुर्गी से संबंधित है। इस प्रकार तो बहुत सारे बीमारियां हैं जो किसी न किसी से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ से याद किए कि मूंगफली का तेल जो है किसका स्रोत है, तो वसा का स्रोत है। दूध क्या किसका स्रोत है, वसा का, और दूध से बना हुआ पदार्थ भी वसा का स्रोत है। मछली भी क्या है, वसीय पदार्थ है। मछली का तेल में वसा होता है। तो यहाँ से वसा हम लोगों ने जाना। वसा की कमी से क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पतला हैं, तो अगर हम लोगों में देखे कभी कभी ठंडा के दिन में देखे होंगे कि जो व्यक्ति थोड़ा सा मोटे हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका शरीर में जमा हुआ है, थोड़ा सा वसीय पदार्थ जमा हुआ है, तो वो व्यक्ति का जो है ये जो है त्वचा जो है रूखा नहीं होगा जल्दी।
लेकिन पतले व्यक्तियों का त्वचा रूखा हो जाता है। इस तरह से अगर थोड़ा सा इसे घर्षण कर देने से क्या होता है ना कि यहाँ रेघा जाता है, मतलब पता चल जाता है कि रूखा होता है। तो इसका कारण क्या है कि वसीय पदार्थ का कमी, वसीय पदार्थ का क्या होता है, कमी। तो वसीय पदार्थ की कमी से क्या होता है, त्वचा कैसा होता है, रूखी हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है तथा हृदयाघात जैसा रोग होता है। हार्ट अटैक, जो व्यक्ति के पास वसीय पदार्थ शरीर में जमा हो गया है या कोई व्यक्ति वसीय पदार्थ का अधिक सेवन करता है और अधिक सेवन करने के पश्चात उनका जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया, जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण क्या होगा कि उनका हृदयाघात होगा। और हृदयाघात किस प्रकार से होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग टॉपिक एक है रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें हम लोग अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ देखेंगे कि वसीय पदार्थ का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हमें हृदयाघात होगा, अर्थात हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहेगी। तो हृदयाघात को ही हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक। तो यहाँ से हो गया। तो वसा के कमी से क्या हो जाता है, रूखा रूखा हो जाता है त्वचा, और जिसमें वसा होता है उसका रूखा नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन। चलिए, विटामिन पढ़ने से पहले फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा। आप प्रोटीन से हम लोग पढ़ें कि यह किसी प्रकार के ऊर्जा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह जो है शरीर के ऊतकों का टूट फूट का मरम्मत करता है, शरीर के विकास वृद्धि करने में क्या है, सहायक है। आप प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। लेकिन विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता, रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है ये, रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन से हम लोग क्या पढ़े थे कि यह प्रोटीन जीवों में वृद्धि विकास तथा ऊतकों की टूट फूट का मरम्मत करता है, शारीरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास करता है, आकार और भार में वृद्धि करता है। प्रोटीन को शरीर निर्माता कहा जाता है। अब देखिए विटामिन क्या करता है। विटामिन क्या कहा कि यह ऊर्जा, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति तो हम लोग जाने कि कार्बोहाइड्रेट से होता है, कार्बोहाइड्रेट से। और बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, एक हम लोग उदाहरण में देखें, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं उनसे हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रोटीन और विटामिन से थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्न है। विटामिन किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं कराता है, मतलब ऊर्जा प्रदान नहीं करता। जैसे में हम विटामिन खा लें, कोई विटामिन खाएं तो विटामिन खा लेने से हमारे पास ऊर्जा नहीं आ जाएगा। ये विटामिन क्या करेगा कि हमारा जो रोगाणुओं से रक्षा करेगा, क्या करेगा, रोगाणुओं से क्या करेगा, रक्षा करेगा, मतलब रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए विटामिन का कमी हमारा शरीर में है, तो अगर विटामिन का कमी हमारे शरीर में होगा तो बाहर से आने वाले बहुत सारे जो रोगाणु है हमारे शरीर पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये इसीलिए क्या है, विटामिन का सेवन किया जाता है ताकि हमें रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो, बना रहे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, रक्षात्मक खाद्य है, मतलब बॉडीगार्ड की तरह शरीर में कार्य करता है। BODY, बॉडीगार्ड की तरह। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए विटामिन को रक्षात्मक खाद्य कहा गया है। विटामिन को एक प्रकार के एंजाइम भी बोल सकते हैं। विटामिन क्या है, एक प्रकार के एंजाइम है। एंजाइम के मतलब होता है पाचक पदार्थ। यहाँ से देखिए प्रश्न, अगर बोला जाए एंजाइम के मतलब क्या होता है, पाचक पदार्थ। पाचक क्या होता है, पदार्थ। एंजाइम के मतलब होता है पाचक पदार्थ। और यहाँ से बोला गया विटामिन एक प्रकार के क्या है, एंजाइम है। विटामिन को हम लोग एंजाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि विटामिन भोजन को पचाने में भी क्या करता है, सहायता करता है, इसलिए विटामिन को सह एंजाइम भी कहते हैं। इसलिए विटामिन को क्या कहते हैं, सह एंजाइम। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि विटामिन किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति, विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। इसीलिए विटामिन को क्या कहते हैं,
रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। और विटामिन को हम एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थिति में देखा गया कि विटामिन भोजन को पचाने में भी सहायता करता है, इसीलिए विटामिन को सह एंजाइम भी कहा गया। और एंजाइम के मतलब क्या होता है? पाचक पदार्थ, मतलब जो भोजन को पचा दे उसे पाचक पदार्थ कहते हैं। अब आगे देखते हैं विटामिन का खोज। यदि विटामिन का खोज बोला जाए तो विटामिन का खोज कौन किया था? फंक। और कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में आप देखे होंगे इतिहास के पन्नों में, हम लोग पढ़े थे इतिहास में कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में। बहुत सारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो फंक यहाँ से जोड़ करके कुछ पढ़ेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? फंक। कितना ईस्वी में किया? 1911 ईस्वी में। तो बहुत सारे विटामिन पाया था, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई और के। यहाँ से 63वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है? तो घटिया स्रोत क्या? ये ऑप्शन में ये दिया हुआ था, हमको पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। ये डायरेक्ट बोला था कि विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है। तो घटिया स्रोत में मतलब ये समझ ही नहीं पाए कि घटिया का मतलब क्या होता है। तो पता चला कि दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और इसी को बोल रहा है कि विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है। और ऑप्शन में उस तरह से सेटअप किया हुआ था। तो ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था, और उस आने के बाद क्या होगा पता चला कि इस तरह से प्रश्न है। तो विटामिन जो है इस प्रकार से उनको हम लोग देखेंगे कि सारे विटामिन का खोज कौन किया? विटामिन का कौन? फंक। लेकिन विटामिन सी का हॉलकट, याद रखेंगे, सी से होता है कट, सी से क्या होता है? कट, CUT, कट, कट मतलब। तो यहाँ विटामिन सी का हॉलकट, और डी का हॉपकिंस, डी का क्या है? हॉपकिंस है। और ए का है कौन खोज किया है? मैकुलन खोज किया है। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग याद करेंगे, और भी याद रखेंगे। बी और सी, BC है ये BC है, जल में घुलनशील है, घुल जाएगा। BC आदमी किसी के साथ में भी घुल जाता है। BC मतलब BC जो है, BC जो आदमी होते हैं वह किसी भी व्यक्ति के साथ में घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे B और C जो विटामिन है वह जल में घुलनशील है, बाकी B और C को छोड़ के A, D, E के वसा में घुलनशील है। मतलब A, D, E के वसा में सिर्फ घुलेगा, लेकिन जल में नहीं घुलेगा। तो जल में कौन कौन घुलेगा? B और C। और B और C के जो अलावा बचा वह किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। BC जल में, और BC के अलावा सब वसा में। बस यही याद रखना है। तो हम लोगों ने याद किया विटामिन ए का खोज मैकुलन, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस, और विटामिन सी का खोज किया कौन? सी से कट, हॉलकट। और विटामिन का खोज कितना ईस्वी में हुआ? 1911 ईस्वी में। किसने किया? फंक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जल। तो यहाँ से आप जल जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्यों को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर जल क्या होता है? ग्रहण करना चाहिए, मतलब पानी पीना चाहिए। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति, जैसे हम लोग क्या है, पानी का मात्रा हम लोग का जो है शरीर में बरकरार नहीं हो पाता है उतना, मतलब कि क्या होता है कि हम लोग एक रूटीन के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। अब बोला जाता है कि स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 5 से 6 लीटर प्रतिदिन जो है पानी पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर। और अगर पूछा जाए कि जल की मात्रा हमारा शरीर में कितना होता है, तो जल की मात्रा जो है शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है, शरीर के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे में कोई छोटा बच्चा है, तो अगर बोलिएगा कि 70% पानी होना चाहिए, तो 70% किसका? मतलब सबके तुलना नहीं कर सकते, मतलब जो जिसका शरीर जैसा है उसका 70%। मतलब बच्चा अगर इतना 5 kg का है, यदि बच्चा 10 वर्ष का है, तो उसके शरीर के अनुसार जो है 70%। तो शरीर के कुल भार का कितना परसेंट पानी होना चाहिए? 70% पानी होना चाहिए। मतलब अगर हमारा वजन 53 kg है, तो 53 kg का 70% हमारा शरीर में जल होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 10 kg वजन है, तो 10 kg का 70% पानी होना चाहिए। और प्रतिदिन कितना पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर जल पीना चाहिए। आप जानते हैं कि जल का निर्माण, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कैल्शियम, और कैल्शियम से प्रश्न हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम दांत और हड्डी के निर्माण में सहायक है, दांत और हड्डी। तो दांत से यहाँ से एक प्रश्न छूटा था कल, दांत का जो ये दांत है, मान लेते हैं ये सारा क्या है? ये दांत है।
और दांत का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत, उसको कहते हैं क्या, एनामेल कहते हैं, एनामील, एनामील। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा एक कि शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है, कठोर अंग, सबसे कठोर अंग अगर बोला जाए कि सबसे कठोर अंग, शरीर का सबसे कठोर अंग कौन है, तो एनामील है, एनामील। एनामील क्या है, जो दांत है हम लोग का दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, एनामील कहते हैं। और सबसे कठोर क्या होता है, एनामील ही होता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस होती है, उसी प्रकार के सब शरीर का सबसे कठोर अंग बोला जाए तो दांत में ही एक पाया जाता है एनामील, तो ये एनामील हो गया। और कैल्शियम का क्या काम है, दांत और हड्डियों के निर्माण में क्या होता है, सहायक है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि दांत का निर्माण कैल्शियम और फास्फेट से होता है। तो यहाँ से हो गया हड्डी एवं दांत के निर्माण में कौन सहायक है, कैल्शियम सहायक है। और कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधित रोग, क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को कैल्शियम की कमी रहता है वह हड्डी से जुड़ा हुआ कुछ उनका बीमारी होता है, तो कैल्शियम को सेवन करने से क्या होता है, उनका जो इस तरह की बीमारी जो समस्या है वह दूर हो जाता है। तो कैल्शियम का कमी जिसके पास होता है वह हड्डी संबंधी बीमारी उसके पास होता है। और दांत जो है, दांत का निर्माण कैल्शियम और फास्फेट से होता है। हड्डी का निर्माण भी बोल दिया जाए तो कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। अब लोहा जिसको हम आयरन बोलते हैं, वो लोहा नहीं जिससे हम लोग हथियार बनाते हैं, लोहा हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता होता है। अरक्तता का एक और नाम है एनीमिया। क्या नाम है, एनीमिया या रक्तक्षीणता, रक्तक्षीणता। बोला जाए कि आयरन की कमी से कौन बीमारी होता है, तो एक प्रकार से अरक्तता बोल सकते हैं, रक्तक्षीणता बोल सकते हैं और एनीमिया बोल सकते हैं। तो इन तीनों एक ही बीमारी का तीन नाम है, एनीमिया, रक्तक्षीणता और अरक्तता, रक्तक्षीणता और एनीमिया, तीन नाम हो गया जो आयरन की कमी से होता है। अब देखिए आयरन की जब कमी होगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है आरबीसी का क्या, रंग क्या करना, लाल करना। अब हम ब्लड में पढ़ेंगे कि ब्लड तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, इस ब्लड सेल का जो है रंग होता है वाइट होता है क्योंकि इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो आरबीसी का रंग, आरबीसी का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल का रंग कैसा करना, लाल करना। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे में हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि रक्त में घुल करके, रक्त में मिल करके और सभी कोशिकाओं तक पहुंचना। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ढो करके ले जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ऑक्सीजन को ढो करके संपूर्ण अंगों तक, संपूर्ण कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन ले जाता है। किसके माध्यम से ले जाता है, तो माध्यम हो जाएगा रक्त। रक्त में हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ढो ढो करके ले जाता है और हमारे सभी अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन से हम लोग जान गए, हीमोग्लोबिन का काम है क्या, आरबीसी का रंग लाल करना और ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसके माध्यम से, तो रक्त के माध्यम से। अब देखिए अगर हम लोग का हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा या आयरन की कमी हो जाएगा तब क्या होगा, थकावट महसूस होगा। आयरन की कमी से क्या होगा, थकावट महसूस होगा। और साथ ही साथ अगर प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो पालक, आयरन का कमी हो गया है तो क्या खाइए, पालक खाइए, आयरन इसमें क्या होगा, मिलेगा। तो आयरन का प्रमुख स्रोत क्या हो गया, पालक हो गया। विटामिन ए का भी प्रमुख स्रोत क्या हो गया, इस तरह से हम लोग जानेंगे। तो प्रमुख स्रोत हो गया आयरन का, प्रमुख स्रोत पालक, साग जो है वो हो गया। आयोडीन, नमक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे शरीर में एक थायराइड नामक ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या है, कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि यहाँ गला में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है और इस गला में थायराइड ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक हार्मोन्स जो है फेमस है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग अबटू ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, अबटू ग्रंथि। तो यहाँ से याद रखिएगा प्रश्न, अबटू ग्रंथि से, अबटू ग्रंथि पूछा जाएगा कि गला में कौन सा जो है ग्रंथि पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, अबटू ग्रंथि भी बोल सकते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और यही थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है क्या होता है कि कमी हो जाता है, आयोडीन की कमी के मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है निकलना बंद कर देता है। मतलब यहाँ जो एक थायराइड ग्रंथि है, इस ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन ये हार्मोन्स निकलना क्या करता है, बंद कर देता है। तो ये सब का कारण क्या है, आयोडीन। आयोडीन का मतलब नमक। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। अब घेंघा रोग क्या होता है, घेंघा रोग में क्या होता है, यहाँ घेंघा रोग में क्या होता है, गला जो है सूज जाता है, सूजन हो जाता है, सूजन, गले में क्या हो जाता है, सूजन। तो यहाँ से प्रश्न हम लोगों ने याद किया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो घेंघा रोग। डायरेक्ट याद कीजिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग। तो घेंघा रोग क्यों हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, सूजन आ जाता है। किस ग्रंथि में सूजन आएगा, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। और जब सूजन आ जाएगा तो जो हार्मोन्स निकलता था थायरॉक्सिन हार्मोन, वो निकलना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, तो यहाँ से बोल दिया जाए अबटू ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो थायराइड ग्रंथि को। अब यहाँ से एक और प्रश्न, अबटू ग्रंथि क्या है, यह जब उत्तेजना के दौरान, उत्तेजना के दौरान कौन सा ग्रंथि कार्य करता है, तो ये अबटू ग्रंथि। उत्तेजना का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद करता है और थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, सूजन हो जाता है। ये सब का प्रमुख कारण क्या है, आयोडीन है। तो हम लोगों ने आज का दूसरे वीडियो में, ये पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो था, और इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए कुछ प्रश्न था उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किए। अब जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हैं तो और भी इससे बचे हुए कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग थर्ड पार्ट में इसका हम लोग जानेंगे कि लीवर और अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आहार नाल और जो है जिह्वा, मुख से संबंधित जुड़े हुए प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो हम लोग इससे, ये जो मैप से जो आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से और भी पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लिए हैं, तो तीसरा वीडियो भी देखने का प्रयास कीजिए, ताकि एक पाचन तंत्र का कम से कम जो वीडियो है उससे आने वाले जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कवर कर सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं